हेलो गाइस, वेलकम टू एमके टैक्स एडवाइजरी। आज आपका इनकम टैक्स फुल कोर्स की क्लास 2 में स्वागत है। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। आइए शुरू करते हैं आगे। कल तक हमने निवासी, असाधारण निवासी और अनिवासी क्या होता है वहाँ तक पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे कि इनके निवास स्थान के आधार पर कर दायित्व बनता है या कब बनता है। तो आइए पढ़ते हैं हम आगे कि जब कोई आय भारत में उपार्जित एवं प्राप्त की गई है, जब कोई आय भारत में ही उपार्जित की जा रही है, भारत में ही प्राप्त की जा रही है, तो निवासी व्यक्ति के लिए टैक्सेबल होगी, असाधारण निवासी के लिए टैक्सेबल होगी, अनिवासी के लिए टैक्सेबल होगी। सेकंड है, भारत में उपार्जित एवं विदेश में प्राप्त है। जब कोई आय भारत में उपार्जित की जा रही है लेकिन उसका प्राप्त जो है विदेश में हो रहा है, इनकम जो है प्राप्त विदेश में हो रही है, तब भी वह तीनों के लिए टैक्सेबल होगी, थर्ड है, भारत में प्राप्त है एवं विदेश में उपार्जित है। जब कोई आय भारत में प्राप्त होती है लेकिन उसका उपार्जन जो है वो उपार्जित जो है विदेश में होती है, तब भी वह तीनों के लिए टैक्सेबल होगी। फोर्थ है, भारत में स्थापित एवं नियंत्रित व्यापार से भारत के बाहर उपार्जित एवं भारत के बाहर ही प्राप्त है। जब कोई व्यापार भारत से नियंत्रित किया जा रहा है लेकिन भारत के बाहर उपार्जित है और भारत के बाहर ही उसकी इनकम जो है प्राप्त हो रही है, तब वह निवासी व्यक्ति के लिए टैक्सेबल होगी, असाधारण निवासी के लिए टैक्सेबल होगी, लेकिन अनिवासी के लिए टैक्सेबल नहीं होगी। पांचवा पॉइंट है कि भारत के बाहर उपार्जित एवं बाहर ही प्राप्त है। जब कोई आय भारत के बाहर उपार्जित होती है और भारत के बाहर ही प्राप्त होती है, तब वह निवासी के लिए टैक्सेबल होगी, लेकिन असाधारण और अनिवासी के लिए टैक्सेबल नहीं होगी। 6 है, गत वर्ष के पूर्व की आय विदेशी आय जो गत वर्ष भारत में लाई गई हो, यानी कि जो इनकम आपने विदेश से अर्न की है वो गत वर्ष आप भारत में लाते हैं, जो कि गत वर्ष में ही अर्न की है और गत वर्ष भारत में लाते हैं, तब वह तीनों के लिए टैक्सेबल नहीं होगी। तो आई होप ये आप समझ गए होंगे पूरा कि निवास स्थान के आधार पर किसका कितना कर दायित्व बनता है या नहीं बनता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं कि नेपाल में चलाए जाने वाले व्यापार से लाभ जिसका नियंत्रण भारत से होता है, नेपाल में चलाए जाने वाले व्यापार से लाभ जिसका नियंत्रण भारत से होता है, तो जिसका नियंत्रण भारत से होता है लेकिन भारत के बाहर उपार्जन भारत के बाहर ही प्राप्त होती है, वह असाधारण निवासी और निवासी दोनों के लिए टैक्सेबल होगी। जैसा कि हमने यहाँ फोर्थ में पढ़ा है, ये वाला असाधारण निवासी और अनिवासी दोनों के लिए टैक्सेबल है लेकिन अनिवासी के लिए टैक्सेबल नहीं होगी। सेकंड एग्जांपल है केनिया से कृषि आय। केनिया से कृषि आय यानी भारत के बाहर उपार्जित एवं बाहरी प्राप्त है, तो ये बाहरी प्राप्त हो तो केवल निवासी के लिए टैक्सेबल होगी, लेकिन असाधारण और अनिवासी के लिए टैक्सेबल नहीं होगी। थर्ड है, केनिया में उपार्जित लाभ भारत में प्राप्त होते हैं। केनिया में उपार्जित लाभ यानी कि भारत में आय प्राप्त हो रही है लेकिन उसका उपार्जन कहाँ हो रहा है, विदेश में। तो थर्ड वाला देखिए, ये तीनों के लिए टैक्सेबल होगी। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कर मुक्त आय। कर मुक्त आय पढ़ना बहुत ज़रूरी है, हमें जानना ज़रूरी होगा कि एग्जेम्प्टेड इनकम, ऐसी कौन कौन सी इनकम है जिसे कर दायरे से बाहर रखा गया है, जिनके ऊपर टैक्स नहीं लगाया जाता है, जो कर मुक्त है। तो ये जो भी इनकम कर मुक्त है वो धारा 10 यानी कि सेक्शन 10 में बताई गई है। तो आइए सेक्शन 10 को पढ़ते हैं। पहली है कृषि आय। धारा 10(1) के अंतर्गत कृषि आय कर मुक्त है। सेकंड है हिंदू अविभाजित परिवार से प्राप्त राशि। हिंदू अविभाजित परिवार से प्राप्त राशि धारा 10(2) के अंतर्गत एग्जेम्प्टेड है, लेकिन ध्यान रखिए कि यह इनकम केवल सदस्य जब प्राप्त करता है, हिंदू HUF का जो सदस्य है वह जब अपने हिंदू अविभाजित परिवार से आय प्राप्त करता है, चाहे उस पर पहले टैक्स लगा हो या नहीं लगा हो, वह एग्जेम्प्टेड होगी। थर्ड, साझेदार को फर्म से आए, लेकिन इसमें ध्यान रखिए कि वह ऐसी फर्म का सदस्य, ऐसी फर्म का साझेदार हो जिस पर पृथक से कर निर्धारण किया गया हो, जिसकी इनकम पर अलग से कर निर्धारण किया गया हो, उसमें उसके भाग को टैक्स से फ्री रखा गया है धारा 10(2)(a) के अंतर्गत। फोर्थ,
सहकारी तकनीकी सहायता कार्यक्रम से संबंधित पारिश्रमिक, जब भी सहकारी तकनीकी सहायता कार्यक्रम से संबंधित पारिश्रमिक प्राप्त होता है तो धारा 10(10)(8) के अंतर्गत टैक्स फ्री है। नेक्स्ट है भोपाल गैस त्रासदी, यानी कि भोपाल गैस त्रासदी के बारे में आपने सुना ही होगा। इसके पीड़ितों को जो भुगतान प्राप्त होता है वो धारा 10(BB) के अंतर्गत एग्जम्प्टेड है। 6 जीवन बीमा पॉलिसी के तहत प्राप्त रकम धारा 10(10)D के अंतर्गत टैक्सेबल नहीं है, ध्यान रखें। ये अपन ने, मैंने ऊपर भी यह गलत बोल दिया था, धारा 10(BB) के अंतर्गत टैक्सेबल नहीं है, यानी कि एग्जम्प्टेड है। लेकिन जीवन बीमा पॉलिसी के तहत जो रकम प्राप्त होती है वह धारा 10(10)D के अंतर्गत टैक्सेबल नहीं है, यानी कि एग्जम्प्टेड है, लेकिन निम्न परिस्थितियों को छोड़कर। परिस्थितियाँ कौन कौन सी है? पहली परिस्थिति है कि धारा 80DD या धारा 80DD के अंतर्गत, धारा 80DD या धारा 80DD के अंतर्गत प्राप्त कोई राशि वह एग्जम्प्टेड नहीं होगी। सेकंड, महत्वपूर्ण व्यक्ति बीमा पॉलिसी के अंतर्गत प्राप्त राशि, जब भी कोई राशि महत्वपूर्ण व्यक्ति बीमा पॉलिसी के अंतर्गत प्राप्त होती है वह भी टैक्सेबल नहीं होगी। थर्ड, 1 अप्रैल 2003 से 31 मार्च 2012 तक की गई बीमा पॉलिसी में प्राप्त राशि जिसमें देय प्रीमियम राशि बीमित पूंजीगत राशि के 20% से अधिक रही हो, जिसमें देय प्रीमियम की राशि बीमा की जो पूंजी राशि है उससे 20% से अधिक रही हो, जो 1 अप्रैल 2003 से 31 मार्च 2012 के बीच या तक की गई हो, वह टैक्सेबल होगी। और जो 1 अप्रैल 2012 के बाद प्राप्त राशि इसमें देय प्रीमियम की राशि बीमित पूंजीगत राशि के 10% से अधिक रही हो, यानी कि जो राशि 1 अप्रैल 2012 के बाद प्राप्त होती है उसमें देय प्रीमियम की राशि अगर बीमा पूंजी की राशि के 10% से अधिक हो तो वह भी टैक्सेबल होगी। और एक और ऑप्शन दिया गया है, यदि पॉलिसी धारा 80U में वर्णित असमर्थता यानी कि डिसेबिलिटी या गंभीर असमर्थता से पीड़ित व्यक्ति के संबंध में अथवा 80DDB के तहत निर्दिष्ट बीमारी या रोग से पीड़ित व्यक्ति के संबंध में तथा 31 मार्च 2013 के बाद ली जाती है तो ऐसी पॉलिसी में देय प्रीमियम की राशि बीमित पूंजीगत राशि के 15% से अधिक रही। सॉरी, यहाँ निमित और थोड़ा गलत लिख दिया गया है, तो यहाँ बीमित पढ़ लेवे। बीमित पूंजीगत राशि के 15% से अधिक रही हो, जो धारा 80U के अंतर्गत या 80DDB के अंतर्गत निर्दिष्ट हो विशेष बीमारी या असमर्थता में, और जो 31 मार्च 2013 के बाद ली जाती है तथा जिसकी देय प्रीमियम बीमित पूंजीगत के राशि के 15% से अधिक हो, वह भी टैक्सेबल होगी। नेक्स्ट आइए पढ़ते हैं 7 पॉइंट, सार्वजनिक भविष्य निधि खाते से प्राप्त राशि। सार्वजनिक भविष्य निधि खाते पर प्राप्त राशि धारा 10(11) के अंतर्गत एग्जम्प्टेड है। सुकन्या समृद्धि खाते से प्राप्त राशि धारा 10(11)(A) के अंतर्गत एग्जम्प्टेड है। प्रतिभूति एवं जमा राशि पर ब्याज धारा 15(1) के अंतर्गत एग्जम्प्टेड है, लेकिन वह प्रतिभूतियाँ केंद्र सरकार द्वारा निर्गमित ऐसी प्रतिभूतियाँ, बॉन्ड्स, एन्युटी सर्टिफिकेट, सेविंग सर्टिफिकेट्स एवं जमाओं की ब्याज के रूप में आय शोधन पर प्रीमियम अथवा अन्य भुगतान, बेशर्त कि केंद्र सरकार इस आशय के लिए सरकारी गजट में अधिसूचना जारी करके इनका उल्लेख कर दे। अभी जो भी मैंने बोला है कि निर्गमित प्रतिभूतियाँ, बॉन्ड्स, एन्युटी सर्टिफिकेट, सेविंग सर्टिफिकेट, जमाओं की ब्याज के रूप में जो भी आय प्राप्त होती है वे कर मुक्त है, लेकिन इसके लिए केंद्र सरकार गजट में अधिसूचना जारी करके इनका उल्लेख कर दे तभी वह एग्जम्प्टेड होगी। छात्रवृत्तियाँ शिक्षा के व्यय हेतु जिनकी छात्रों को छात्रवृत्तियाँ प्राप्त होती है वह धारा 10(16) के अंतर्गत एग्जम्प्टेड है। सांसदों एवं विधायकों के भत्ते धारा 10(17) के अंतर्गत एग्जम्प्टेड है। पुरस्कार एवं पारितोषिक धारा 10(17)(A) के अंतर्गत एग्जम्प्टेड हैं। पुरस्कार एवं पारितोषिक से अभिप्राय केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा जनहित में दिया गया हो वह। 13, कुछ दशाओं में सरकारी कर्मचारियों की पेंशन का करमुक्त होना धारा 10(18). कुछ दशाओं में, कौन सी दशा में? वह दशा जब कोई व्यक्ति राज्य या केंद्र सरकार की सेवा में रहा हो, जिसे परमवीर चक्र या महावीर चक्र या वीर चक्र प्रदान किया गया हो, उसकी पेंशन जो है करमुक्त है धारा 10(18) के अंतर्गत। शहरी कृषि भूमि के हस्तांतरण से उत्पन्न पूंजी लाभ चाहे वह दीर्घकालीन हो या अल्पकालीन धारा 10(33) के अंतर्गत एग्जम्प्टेड हैं, लेकिन ध्यान रखें कि एग्जम्प्टेड कब हैं? जब ऐसा हस्तांतरण किसी कानून के अंतर्गत अनिवार्य अधिग्रहण के रूप में हुआ हो, हस्तांतरण की जो तिथि है उससे पूर्व के 2 वर्षों में उस भूमि का उपयोग कृषि कार्य के लिए हुआ हो। और तीसरा कंडीशन यह है कि जो शहरी कृषि भूमि है उसका मीनिंग ये लिया गया है कि 10,000 से अधिक आबादी वाली नगर पालिका
जिसकी सीमाओं में 2 से 8 किलोमीटर के भीतर ऐसी भूमि स्थित हो, 2 से 8 किलोमीटर की भीतर की सीमाओं में ऐसी भूमि स्थित हो, वह होगी एग्जेम्प्टेड। 15 है, म्यूचुअल फंड से आय भी धारा 10(23)D के अंतर्गत एग्जेम्प्टेड रखी गई है। घरेलू कंपनी से लाभांश की आय धारा 10(34) के अंतर्गत एग्जेम्प्टेड रखी गई है, जिस पर धारा 100 सॉरी जिस पर धारा जिस पर धारा 115O के प्रावधान लागू होंगे। घरेलू कंपनी से लाभांश किया है, कौन सी एग्जेम्प्टेड होगी? जिस पर धारा 115O के प्रावधान लागू होंगे। 17 शेयर या सिक्योरिटीज़ के हस्तांतरण पर धारा 10(38) के अंतर्गत एग्जेम्प्टेड है, लेकिन ऐसा हस्तांतरण 30 सितंबर 2004 के बाद किया गया हो, ऐसे लेन देन पर प्रतिभूति लेन देन कर लगता हो वह। 18 है, इनकम रिसीव्ड बाय एनी पर्सन ऑन द बिहाफ ऑफ न्यू पेंशन सिस्टम। न्यू पेंशन सिस्टम में जिन जिन पेंशन को एग्जेम्प्टेड रखा गया है, उसके अंतर्गत कोई प्राप्त इनकम सेक्शन 1044 के अंतर्गत एग्जेम्प्टेड है। और 19 है, इनकम ऑफ नेशनल फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी सेक्शन 1049 के अंतर्गत जो भी इनकम आपको नेशनल फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी से प्राप्त होती है, वह सेक्शन 1049 के अंतर्गत एग्जेम्प्टेड है। तो आज की हमारी क्लास 2 यहीं फिनिश होती है। हम मिलेंगे क्लास 3 में। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें, ताकि आपको इनकम टैक्स का फुल कोर्स कर पाएँ।